साथियों, आज क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। राइट, आते हैं अपने टॉपिक पे। कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। ठीक है, नीचे चित्र दिया गया, उसकी बात कर रहा है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती है। भाई, ये भी बात सही है। पृथ्वी कहीं ना कहीं देखिए आप ऐसे उठी होती है, ठीक है, कहीं धसी हुई होती है, ठीक है, कहीं सपाट ऐसे चपटी होती है। ठीक है, जैसे पर्वत पृथ्वी पे है तो वहाँ उसका पृथ्वी का भाग उठा हुआ होता है। ठीक है, जहाँ पठार है कुछ ऊपर उठते हुए फिर ऐसे समतल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे कहीं हम देखते होंगे कहीं पे पृथ्वी पे गड्ढा है, वही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, कि आपने क्या किया होगा कि आप देखे होंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, ये भी बात सही है। आगे कह रहा है, स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ठीक है, वही बात आपको हम बताया था। ठीक है, कि पृथ्वी में क्या होता है साथियों, कुछ भाग ऊंचे होते हैं, ठीक है, कुछ भाग नीचे होते हैं और कुछ भाग समतल होते हैं। ये स्थल, ठीक है, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कितनी प्रक्रियाओं के? दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आगे दिया गया है, देखिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं या जिस पर आप बैठे हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है, धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। राइट, देखिए, यही फिगर है। ये पृथ्वी है साथियों, हमारे पृथ्वी पे क्या है, हमारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे। ठीक है, ये पृथ्वी का उठा हुआ भाग है। कहीं कहीं आप देखिए पठार है, तो ये समतल भाग यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नदी है, अरे सॉरी, ये मैदान है। ठीक है, ये सब मैदान हमारे यहाँ पे समतल भाग ये सब है। ठीक है, ये सब इधर पे हमारे समुद्र हैं, ये झील है। ठीक है, और ये सब पर्वत हैं। दूसरी अवाय प्रक्रिया, ठीक है, कह रहा है दूसरी या वाय प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया क्या कह रहा है कि दूसरी अवाय प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने, जो स्थल है इसमें क्या होता है, देखेंगे स्थल बनता भी है और टूटता भी है। तो वही कह रहा है स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। ये कौन सी दूसरी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है? कह रहा है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का ये सतह है, ठीक है, ये टूट गई और टूट कर जब घिस जाती है तो इसको साथियों हम अपर्दन कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह, ठीक है, पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तथा अब इसके बाद हम बात करेंगे निक्षेपण की। निक्षेपण किसे कहते हैं? देखिए, अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो अपर्दन होगा, अब जैसे अपर्दन क्या हमने बताया, तो जो पृथ्वी की सतह साथ टूटकर घिस गई, जब टूटकर घिस जाएगी वहाँ पे तो पृथ्वी का जो सतह साथ सीधी सी बात है कि नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसमें क्या हमने बताया कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा, ठीक है, सतह कैसी नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये पृथ्वी की सतह है, इसका अपर्दन हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए पहले इतनी थी, अपर्दन हुआ तब इतनी हो गई। ठीक है, तो अपर्दन में क्या हुआ, पृथ्वी की जो सतह है टूट के क्या हो गई, अपर्दित हो गई। लेकिन निक्षेपण में क्या होता है साथियों, इसका फिर से निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपर्दन और निक्षेपण का। तो अपर्दन क्या हमने बताया कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण क्या होता है, हमने बताया था कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह कैसे नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। कैसा हो जाता है, फिर से निर्माण हो जाता है। राइट, आगे कह रहा है कि ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? बहते हुए जल। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी कोई सतह है। अब यहाँ पे पानी अगर बहेगा तो यहाँ की मिट्टी क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, कट जाएगी और कट के पानी अपने साथ इसको लेकर चला जाएगा इधर। ठीक है, जब ये पृथ्वी के साथ ही जब सतह कट गई तो इसका क्या हुआ, निक्षेपण हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अब नदी है भाई तो अपने साथ नई नई मिट्टी भी लाएगी। ठीक है, तो ला के जमा कर तो निक्षेपण हो गया वहीं पे। ठीक है, तो हमने क्या बताया इसको, बहते हुए जल। ठीक है, वायु। अब वायु से कैसे होगा, जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ क्या रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। ठीक है, जब वायु इस पर लगती है ना तो ये रेत के टीले उड़ के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, इनका यहाँ पे इनका अपर्दन हो गया, क्योंकि यहाँ की बालू उड़ के यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब इनका अपर्दन हो गया। जब अपर्दन हो गया साथियों, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपर्दन हो गया, ठीक, उसके बाद जब वायु इधर से चलेगी तो ये वाला जो टीला यहाँ बना था फिर उड़ के इस पे आ जाएगा। ठीक है, जब ये निक्षेपण हो गया, क्योंकि फिर पहले जैसे हो गया यहाँ पे। ठीक है, निक्षेपण हो गया। तो वही यहाँ पे बताया है कि बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इसका मतलब वर्गीकृत कर देते हैं। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले पर्वत की, कि पर्वत होते क्या हैं। ठीक है, किनको पर्वत कहते हैं।
देखिए पर्वत, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। अब देखिए पृथ्वी की सतह साथियों, मान लीजिए हमारी ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह पे क्या होते हैं, पर्वत भी होते हैं, ठीक है, ऐसे पर्वत हो गए। तो वही कह रहा है कि जो पर्वत है पृथ्वी की सतह की कैसे, ये प्राकृतिक ऊंचाई है, ठीक है। पर्वत का शिखर, ठीक है, छोटा, अब देखिए शिखर है ना, ये पर्वत का शिखर, तो यही कह रहा है जो पर्वत का शिखर होता है ये कैसा होता है, छोटा होता है, और सतह कैसी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि पर्वत का जो शिखर छोटा तथा आधार जो ये आधार ये है, ये कैसी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। अब भाई आसपास का जो क्षेत्र होगा, सीधी सी बात है, पर्वत उससे ऊंचा ही होगा। अब आगे कह रहा है कि कुछ पहाड़, ठीक है, कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। मान लीजिए कुछ पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं, जैसे आपका नेपाल का जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, उसकी हम बात करें तो वो क्या है साथियों, बादल से भी ऊंचे हैं। तो वही कह रहा है कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे कि आप ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। क्या होगी, जलवायु ठंडी होती जाती है, राइट। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। अब जैसे क्या होता है, आपका हिमालय है, ठीक है, आप हिमालय को ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है साथियों कि इसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। जब बर्फ जमेगी, ठीक है, ऐसे ये बर्फ हमारी है, अब बर्फ इस पर जम गई, अब बर्फ क्या धीरे धीरे पिघलेगी, जब पिघलेगी तो यहाँ से साथियों क्या होती है, नदियाँ निकल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये बर्फ क्या है, पानी के रूप में आगे बह जाएगा तो वहाँ से नदियाँ निकल जाती हैं। तो वही कह रहा है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमे रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हें हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमानी, इनको तो ग्लेशियर कहेंगे हम, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। भाई सीधी सी बात है, कुछ पर्वत समुद्र के भीतर भी हैं, ठीक है, तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। अब सीधी सी बात है भाई, जब समुद्र के नीचे तो उसको हम कैसे देख पाएंगे। तो वही कह रहा है कुछ पर्वत, यहाँ कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं पृथ्वी पे जो कि समुद्र के नीचे होते हैं और जिनको हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र, अब पर्वत है भाई, ठीक है, तो वहाँ पे ढाल होगी, तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए ऐसे पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग निवास करेंगे, ठीक है। अब पर्वतीय ढाल भी यहाँ पे, तो बहुत सारी दिक्कतों का साथ यहाँ पे सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे क्या, हम जब से जैसे आप देखे होंगे, नोटिस करेंगे कि जब नीचे से जब ऊपर चढ़ते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है हमें चढ़ने में, ठीक है। वही यहाँ पे बात कह रहा है कि कठोर जलवायु होने का, अब यहाँ की जलवायु भी साथी कैसी होती है, कठोर होती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, कितना, बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। भाई सीधी सी बात है, पर्वत है तो यहाँ पे धरातल कैसी खड़ी होगी, तो वहाँ का धरातल कैसा होता है, खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अब भाई पर्वत क्या है, पर्वत देखिए, पर्वत कंकड़ पत्थर से बने होते हैं, ठीक है, तो कंकड़ पत्थर में खेती कहाँ आप कर पाइएगा। तो वही कह रहा है कि वहाँ पे, ठीक है, तथा यहाँ पे क्या, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, जैसे पर्वत होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी रेंज, जैसे कि हिमालय पर्वत की जो रेंज है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि पर्वत जो है एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकता है, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, राइट, कहा जाता है, ठीक है। आगे कहता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, ठीक है, बहुत से पर्वतीय जो तंत्र होते हैं वह समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, ठीक है, कितने, सैकड़ों किलोमीटर में। जैसे कह रहा है हिमालय, भाई हिमालय तो बहुत बड़ा है ना, वही कह रहा है हिमालय, आल्पस पर्वत हुआ, तथा एंडीज पर्वत क्रमशः एशिया, हिमालय कहाँ, एशिया में है, आल्पस कहाँ, यूरोप में है, और एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक। आगे कह रहा है पर्वतों की ऊंचाइयां एवं आकार में भिन्नता होती है। भाई सीधी सी बात है, पर्वतों, कुछ पर्वत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो वही कह रहा है पर्वतों की ऊंचाइयों एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है साथियों वलित पर्वत, एक होता है भ्रंश पर्वत, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। कौन कौन सा, वलित पर्वत, ठीक है, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता है हिमालय पर्वत की। हिमालय और अल्प्स जो पर्वत हैं ये कैसे हैं, वलित पर्वत हैं। तो आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो हमारा हिमालय पर्वत है और जो अल्प्स पर्वत है ये कैसा है, ये वलित पर्वत है, ठीक है, जिनकी सतह क्या है, उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। कैसी है, कह रहा है जिनकी सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है, और शिखर कैसा है, शंक्वाकार है, ठीक है, मतलब ये सतह ऐसे उबड़ खाबड़ यहाँ पे है और सतह कैसा ऐसे शंक्वाकार है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब भारत की अरावली श्रृंखला जैसे कि आप जाएंगे अपना, ठीक है, जैसे दिल्ली में ये फैली हुई है, ठीक है, और दिल्ली पे राष्ट्रपति भवन आप ऐसी भी बना है अरावली पर्वत पर, ठीक है। तो यही कह रहा है आपके कि दिल्ली कहाँ पे, भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन अभी पता है ना, ठीक है,
अपर्दन और निक्षेपण भी पीछे बताया था आपको हम, ठीक है। तो अपर्दन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला क्या हुई, घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, अल्पेशियन तथा रूस में यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। कैसे हैं, वलित पर्वत है, ठीक है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। किसका होता है, भ्रंश पर्वत का, ठीक है। आगे कह रहा है ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, ठीक है, देखिए ये उत्खंड ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको कह रहा है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉस्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका, ये देखिए द्रोणिका है। यानी ये क्या हमारा उत्खंड है और ये द्रोणिका, यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या है, उत्खंड है, और जो नीचे धसा हुआ भाग है वो क्या है, द्रोणिका भ्रंश है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, ठीक है, तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, ठीक है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत श्रृंखला पर्वत तंत्र के उदाहरण है, ठीक है। आगे कह रहा है एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र, इसकी बात कर रहा है। मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार के भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। देखिए आगे बात करता है आप साथी तीसरा ज्वालामुखी पर्वत की, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अब ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती हैं आगे बताएंगे अभी इसको हम। देखिए अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो, बहुत बार पूछा जाता है साथी, जो माउंट किलिमंजारो है, ठीक, किस प्रकार का पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। कैसे, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है, ये किस तरह के उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है, राइट। आगे देखिए कह रहा है पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, ठीक है। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, ठीक है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में हिम, ठीक है, स्थित हिमानियों से होता है। जैसे हमने क्या बताया था, ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे ग्लेशियर हैं सब, ठीक है, बर्फ जमी हुई है। अब यहाँ से क्या होगा साथी, जब ये बर्फ पिघलेगा तो यहाँ से नदियाँ निकलेंगी। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि पर्वत क्या है, जल के संग्रहागार होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं यहाँ पे ना, जल के क्या होते हैं, संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको, ठीक है। आगे कह रहा है जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। अब पनबिजली का मतलब समझ, जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। अब यहाँ से देखिए हमारा पानी गिर रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, टरबाइन लगा दिया, ठीक है। पानी कहाँ गिरेगा, टरबाइन के ब्लेड पे। जब टरबाइन घूमेगी, ठीक है, तो उसका सॉफ्ट रोटर सब घूमता है अपना, तो वहाँ से हमारा करंट पैदा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई में, ठीक है, सिंचाई में तो करेंगे तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। भाई सीधी सी बात है। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं, किस, पर्वतों से, ठीक है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान होते हैं। जो सैलानी मतलब आते हैं, जो टूरिज्म हमारे जो टूरिस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई देश से दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आते हैं, फिर हम कहीं जाते हैं तो हमें क्या देखने में पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि सैलानियों के लिए पर्वतीय जो भाग होते हैं ये उपयुक्त स्थान होते हैं, ठीक है। वे पर्वतों की यात्रा उनके प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर आप जाते हैं नैनीताल, अल्मोड़ा वगैरह आप जाते हैं, देखेंगे वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही बात हमें बताई गई है कि उनको प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए वो कौन सैलानी करते हैं, राइट। आगे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, ठीक है, देखे होंगे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ठीक है, तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं। देखिए हमने आपसे बात की थी ज्वालामुखी पर्वत की। देखिए ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है। ये साथियों हमारी पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी है, ऐसे पृथ्वी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये सब मैग्मा वगैरह है, ठीक है। अभी बाहर आएगा, ठीक है, ये विस्फोट करेगा तो यहाँ पे मैग्मा क्या होगा, यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है, जो कि लावा का रूप ले लेगा, ठीक है। अब जमने के बाद एक पर्वत का निर्माण हो जाता है जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, ये ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पे दिया है, ठीक है, इस तरह की। अब साथियों हम बात करेंगे पठार की, कि पठार क्या होते हैं, ठीक है। देखिए पठार के बारे में क्या कह रहा है। पठार उठी हुई सतह, ठीक है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। अब उठी हुई का मतलब पठार ऐसे होता है, ऐसे जाके ऐसे सपाट होता है ऊपर से, ठीक है, ये पठार होता है। वही कह रहा है कि जो पठार होता है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। अब भाई आसपास के क्षेत्र यहाँ होंगे तो ऐसे उठा होता है, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। देखिए है ना ये,
ठीक है, सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, कोई एक पठार उसके एक या एक से अधिक भी किनारे हो सकते हैं। तो किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, ठीक है, अब देखिए ऐसे होते हैं, खड़े होते हैं। पठारों के किनारे, पठारों की ऊंचाइयां प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार है ना, देखिए भारत में दक्कन के पठार पुराने पठारों में से एक है, ठीक है। तो दक्कन का पठार कैसा है, पुराने पठारों में से एक है, ठीक है। इससे आगे बात करता है केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है, राइट। आगे कह रहा है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो बहुत बार पूछा भी गया वनडे एग्जाम्स में कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। साथियों आपने कहीं देखा होगा बहुत जगह पे हम ऊंचाई कहाँ से समुद्र तल से ही मापते जाते हैं, ठीक है। तो वही समुद्र तल की बात कर रहा है कि समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। आगे कह रहा है पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। अब देखिए पठारों में शायद क्या होता है ना, खनिजों की जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, ठीक है, इत्यादि वगैरह सब उसमें मिलते रहते हैं। आगे उसके बारे में भी बताएगा। कह रहा पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के, ठीक है, बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। आगे कह रहा है कि अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कह रहा है ना, अफ्रीका का जो पठार है, तो अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में बात कर रहा है, भारत में साथ ही छोटा नागपुर का पठार है ना, तो वहाँ की बात कर रहा है कि भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है पठारी क्षेत्रों में बहुत से जो वाटरफॉल होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। अब जैसे हमने क्या बताया था आपको, जैसे पहाड़ है, पहाड़ से भी नदियाँ ऊंचाई से आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साथी जैसे पठार आपका, ठीक है, तो यहाँ से नदियाँ कैसे ऊंचाई से ही गिरेंगी अपना, ठीक है। तो अब जब ऊंचाई से गिरेंगे भाई तो वहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि भारत में छोटा नागपुर पठार का यहाँ से कह रहा है ना कि पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ, ठीक है, ऊंचाई से गिरती हैं। आगे कह रहा है भारत में छोटा नागपुर पठार का स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे कह रहा है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ठीक है। लावा पठार में क्या होती है, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। अच्छा, काली मिट्टी का बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि काली मिट्टी का उपयोग हम किस लिए करते हैं साथियों। तो काली मिट्टी का जो सर्वाधिक उपयोग होता है ना, वो कपास की खेती के लिए होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो होती है कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें कि लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो कि पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, राइट। अब साथियों देखिए पर्वत हमारे खत्म हो गए, पठार खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे मैदान की, ठीक है। देखिए मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, सीधी सी बात है। मैदान हमने देखा होगा हमारे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे जो समतल भूमि है, ठीक है, वो मैदान ही है। तो वही कह रहा है मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, या बने। जैसे हम अगर बात करें अपने भारत में, तो देखिए इधर से क्या हमारी आई, गंगा आई गंगोत्री से निकल के, ठीक है, और इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र आ गई। इनके बीच का जो भाग है ये मैदान हमारा है, ठीक है। तो वही बात, ये बहुत फर्टाइल मैदान होता है, ठीक है। कह रहे मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। भाई सीधी सी बात है, जब पहाड़ों पर से गिरेंगी, ठीक है, तो पत्थर को क्या करेंगे, अपर्दित करेंगे, मतलब पहाड़ों को काटते हुए लेके आती है अपने साथ में। तो जब आती हैं साथ में तो नदियाँ पर्वतों में बहुत तीव्र तेज, मतलब बहुत तीव्र गति में बहती हैं, ठीक है। और ये मैदानों में आके इनकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब पर्वतों से गिरती है ना तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अपने साथ क्या करती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी लेके आती हैं, राइट। उनको ला के जहाँ समतल, जहाँ से मतलब मैदान भाग स्टार्ट होता है वहीं पर ला के ये जमा कर देती हैं, राइट। आगे कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे आपको खादर बांगर के बारे में, ठीक है। नदियों से ही संबंधित है कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। अपने साथ ढोए
ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे देखिए पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, राइट। निक्षेपित मतलब देखिए अपरदित और निक्षेपित बताया था, ठीक है। अब अपरदित हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि कोई स्थान है, ठीक है, वहाँ जैसे मान लीजिए वहाँ मिट्टी है, मिट्टी कट गई, वहाँ की कट के उड़ गई, अब वो सतह क्या नीचे हो गया, तो वो क्या होगा हमारा अपरदित हो गया, ठीक है। और उसके बाद साथ ही उस सतह जो सतह नीचे हो गया था यानी अपरदित हो गया था, उसका पुनः अगर निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, राइट। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जैसे बालू, पत्थर तथा सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, मतलब क्या जमा कर देती है वहाँ पे, ठीक है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है और ये निर्माण बहुत ही फर्टाइल होता है, मतलब बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, ठीक है। आगे कह रहा है इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहाँ ज़्यादातर रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे उन्हें खाने के लिए अच्छे मतलब सुख सुविधाएं मिल जाए, जैसे मान लीजिए जहाँ पे अनाज जो है अच्छे से पैदा हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको पानी भी मिल जाता है। अब चूंकि देखिए नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा हमारे क्या मैदान का निर्माण किया गया है, तो वहाँ पे नदियाँ भी तो हैं, तो पीने के लिए पानी भी आराम से मिल जाएगा वहाँ पे, और खेती के लिए अच्छी भूमि भी मिल जाएगी वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, राइट। अब पहाड़ी क्षेत्र में साथियों हमने क्या बताया था कि वहाँ पे लोग जल्दी नहीं रहना पसंद करते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपके क्या जो हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ साथी फर्टाइल भूमि नहीं होती है, वहाँ पे कंकड़ पत्थर वाली भूमि होती है, वहाँ पे खेती करना भी कठिन है ना, वहाँ पे आने जाने में भी परेशानी होती है, तो लोग वहाँ पे कम रहना पसंद करते हैं, राइट। तो आगे क्या बता रहा है कि इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ठीक है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। जैसा हमने आपको बताया था, इधर से आपकी गंगा नदी निकल के आई, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आई, ठीक है। अब देखिए साथी जो बीच का ये वाला जो भाग बनता है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये मैदान है, और किसके द्वारा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान, और ये मैदान बहुत ही फर्टाइल मैदान है, ठीक है। उसकी बात यहाँ पे किया था। आगे कह रहा है मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, हमने आपको बता ही दिया था, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि का प्रचुरता होती है, और यहाँ पे साथी जब सीधी सी बात है उपजाऊ भूमि है तो अनाज भी अच्छे खासे पैदा होंगे यहाँ पे। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त है, ठीक है। आगे वही पॉइंट बताया आपको। आगे कह रहा है भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो गंगा का मैदान है साथी नहीं बहुत ज़्यादा फर्टाइल मैदान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब फसलें भी अच्छी होंगी भाई, वहाँ पे पीने के पानी का भी अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे जानते जानते हैं आपकी ज़्यादा तो जनसंख्या मतलब यहाँ पे निवास करेगी, है ना। आगे कह रहा है स्थल रूप एवं लोग। देखिए स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, हमने क्यों कठिन होता है आपको बताया था कि वहाँ पे साथ ही कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से खेती करना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे क्या है साथी, वहाँ का जीवन कठिन होता है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। क्यों सरल होता है, क्योंकि यहाँ पे साथी देखिए उपजाऊ भूमि होती है, अच्छे खासे यहाँ पे अनाज पैदा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नदियाँ हैं, चूँकि अच्छी पानी मिलती है, पानी तो वहाँ भी स्रोत उनका है, पानी तो आराम से मिल जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन अब क्या है वहाँ पे खेती नहीं हो पाती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर में कैसे आप खेती करिएगा, है ना। आगे कह रहा है मैदानों में फसलें, मैदान की बात करें कि मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है, क्योंकि समतल भूमि है, ठीक है। आगे कह रहा है विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। यहाँ क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं। आगे कह रहा है कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं, ये बात तो है ही। आगे कह रहा है इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, ठीक है, जैसे मान लीजिए उपजाऊ भूमि है, ठीक है, उपजाऊ भूमि पे साथियों अगर क्या करेंगे आप मकान का निर्माण कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अनाज तो पैदा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना है, इसी प्रकार हम लोग, ठीक है, कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, सीधी सी बात, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सरकार ने बहुत ज़्यादा मतलब वो किया था कि जैसे आप लोग जो है कूड़ा करकट जो है खुले में ना फेंकें, उसको एक गड्ढा खोद दें जमीन में, उसके अंदर उसको दबा दें, ये सही है। इससे क्या होता है साथियों, अगर आप जमीन में गड्ढा खोद के कूड़ा कचरा को दबा देते हैं, इससे जो है हमारा
क्या बोलते हैं, ये पर्यावरण जो है दूषित नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर उसको खुले में फेंक देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पर्यावरण दूषित होगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं वहाँ पे। या फिर इसी को आप कूड़े कचरे को अगर आप नदी में डालते हैं, नाले में डाल देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे पानी हमारा दूषित होता है। वो पानी पीता कौन है, उस पानी को या तो हम यूज़ करेंगे, या तो फिर मान लीजिए हम नहीं भी यूज़ करें, ये पानी गंदा है, लेकिन जानवर को थोड़ी ना पता है कि पानी गंदा है, वो पिएगा उसको, पी के उनकी पता है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, कि चाहे नदी हो या स्थल हो, ठीक है, इनको क्या करना है, हमें स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, कूड़े कचरे को पानी में या नदी में नहीं फेंकना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग कूड़ा कचरा, ठीक है, हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। आगे कह रहा है, उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। सीधी सी बात है भाई, जो उपयोगी भूमि सिर्फ हमारे लिए थोड़ी ना है, हमारे आने वाले वंश यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी होगी वो। तो वही कह रहा है कि उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आज उस पृथ्वी को या फिर पानी को दूषित कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, है ना। इसलिए क्या है, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने पृथ्वी को, और पृथ्वी के साथ साथ क्या है, जो मतलब नदी नाले हैं, इनको भी हमें क्या साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सब कुछ सफिशियंट रहे। ठीक है।